Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 11 of the course of Basic Electronics. ओके अब हमें देखना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस इस लेक्चर के अंदर. सो द फर्स्ट थिंग इज वी विल बी स्टडिंग द स्लीव रेट. स्लीव रेट असल में ऑप एम्प का एक पैरामीटर है बाय विच वी जज द स्पीड ऑफ द ऑप एम्प, ऑपरेशनल स्पीड ऑफ द ऑप एम्प. ये बेसिकली ऑप एम्प की एबिलिटी को बताता है दैट हाउ मच फास्ट सिग्नल्स कैन बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑप एम्प. Now let us see what a slew rate is. First of all, I am here taking the example of an op amp inverter. मैं एक इन्वर्टर की एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें कि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ दैट द इनपुट गिवन इज दिस वेव जो कि 0 और फिर लॉजिक 1 पे जा रही है, फिर वो 0 पे जा रहा है, फिर लॉजिक 1 पे जा रहा है, और आउटपुट उसी मुनासबत से व्हेन द इनपुट इज 0 आउटपुट पे लॉजिक 1 आ रहा है, जब इनपुट 1 है आउटपुट पे लॉजिक 0 आ रहा है, फिर जब इनपुट 0 हुआ फिर आगे लॉजिक 1 चला जाएगा. सबसे पहली बात, आई कैन सी दैट दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर सर्किट विच इज generated or made with the help of an op amp. Okay, second thing is ये this wave actually represents a square wave. स्क्वायर वेव आमतौर पे हमें कैसी नज़र आती है कि ज़ीरो टाइम के अंदर ही पूरी वो राइज कर रही होती है, यूं कर रही होती है, और फिर ज़ीरो टाइम के अंदर ही फॉल कर रही होती हैं. तो नज़र ये आता है कि बिल्कुल खड़ी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जिसके अंदर ज़ीरो टाइम में वो सिग्नल जो है वो एकदम 0 से 5 वोल्ट पहुंच गया. हकीकतन ऐसा नहीं होता, उस वैल्यू को 0 से 5 वोल्ट पहुंचने में कुछ टाइम लगता है. ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि अगर मैं एक्स एक्सिस को एक्सपेंड करूं यानी टाइम एक्सिस को, तो वो जो वेव मुझे बिल्कुल वर्टिकली नज़र आ रही थी, जब मैं उस एक्सिस को एक्सपेंड करूंगी तो मुझे नज़र आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम तो शायद 1 सेकेंड ही था, लेकिन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर 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 ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए जा रही थी. अगर मैं एक्स एक्सिस को एक्सपेंड करके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखूंगी तो वो जो वर्टिकल स्क्वायर वेव की लाइंस हैं वो मुझे यूं टिल्टेड सी नज़र आएंगी, क्योंकि हकीकतन कोई भी सिग्नल ज़ीरो टाइम में यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता. सो इफ़ द इनपुट सीम्स टू बी a square wave, the output will also be a square wave, but we have expanded both the waves on the horizontal axis, so that we can see the delay in rising from 0 to a logic high and from going from logic high to logic 0. हम ये ट्रांजिशन देख सकते हैं, ये जो बीच में चेंज आ रहा है. अच्छा देखें, इनपुट 0 था, आउटपुट वाज 1. इनपुट हैज़ नाउ चेंज फ्रॉम 0 to 1. अब ये इनपुट 0 से 1 जाना शुरू हो गया है, बट फॉर सम मोर टाइम आउटपुट जो है वो 1 ही मेंटेन रह रहा है. भाई 0 था, आउटपुट 1 था, जब 1 होता तो आउटपुट 0 हो जाता ना, यहाँ से ऐसा नहीं हुआ, बट फॉर सम टाइम इट इज़ रिटेनिंग द वैल्यू लॉजिक 1. तो ये बेसिकली ऑप एम्प का डिले हो गया कि इनपुट तो स्विच कर गया लेकिन आउटपुट अपनी प्रीवियस वैल्यू के ऊपर कायम रहा. तो ये जो डिले कहला रहा है, एक तो दरअसल इसका रिस्पॉन्स टाइम कहला रहा है कि यहाँ पर आके द इनपुट वाज चेंज, बट द ऑप एम्प टुक दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द इनपुट सिग्नल. इस पॉइंट से आने के बाद उसको पता चला अच्छा जी सिग्नल जो है वो 1 होना शुरू हो गया, अब मुझे 0 होना शुरू हो जाना चाहिए. यहाँ से जो ये डिले आया, दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम. राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स टाइम. चलें, रिस्पॉन्स टाइम आ गया, डिले खत्म हो गया, अब ऑप एम्प को ख्याल आ गया दैट आई हैव टू चेंज माई आउटपुट बिकॉज द इनपुट इज नाउ 1, आई हैव टू गो डाउन टू 0. ठीक है, अब किसी खास रेट से आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा होगा विद इन सम स्पेसिफिक टाइम. तो आउटपुट वोल्टेज जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रेशो कहलाता है स्लीव रेट. चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा हो 1 माइक्रो सेकेंड में, कितना चेंज हो रहा है आउटपुट वोल्टेज, ये रेशो जो है ये स्लीव रेट कहलाता है. स्लीव रेट हर ऑप एम्प का फिक्स होता है, यानी ऑप एम्प के अंदर ये एबिलिटी है कि 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर उसके अंदर से 10 वोल्ट का चेंज आ सकता है, 20 वोल्ट का चेंज आ सकता है, या 30 वोल्ट का चेंज आ सकता है, या फिर 1 माइक्रो वोल्ट का चेंज आ सकता है. ये ऑप एम्प का फिक्स है. इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव द ऑप एम्प विथ अ सिग्नल दैट इट्स बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटी, मतलब ऑप एम्प की कैपेबिलिटी थी कि वो 10 वोल्ट चेंज कर सकता था 1 माइक्रो सेकेंड में, लेकिन मैंने उसके ऊपर जो सिग्नल दिया, सपोज करें ये वाला,
वो चेंज कर रहा था अपनी वैल्यू 20 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, तो क्या होगा, वो सिग्नल ऑप एम्प की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा होगा, तो उस केस में द ऑप एम्प विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट सिग्नल एंड विल स्टार्ट गिविंग मी एन एरोनियस सिग्नल, कुछ भी रैंडम, कुछ भी रफ सी चीज़ दे रहा होगा, एटलीस्ट वो मुझे मेरे इनपुट के लिहाज से आउटपुट नहीं दे रहा होगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी नो इज कि स्ल्यू रेट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब ही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात की जा रही है। द थिंग इज दैट मैंने रैंडमली यहाँ ये दो पॉइंट्स लिए हैं, उसी पॉइंट को नीचे फॉल कराया है टाइम एक्सेस के ऊपर, तो ये डेल्टा टी आ गया। मैं चाहती तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी ले सकती थी, तो उस केस में मेरा टी का पहला पॉइंट यहाँ होता, टी का दूसरा पॉइंट यहाँ होता, और यहाँ जो भी चेंज इन वोल्टेज आया होता मैं उसको ले लेती। मैं ऐसा भी कर सकती थी, इस और इस पॉइंट को ले लेती, डेल्टा भी उस वक्त ये होता, फिर यहाँ से जो वोल्ट ये और ये दोनों मेरा टाइम का स्पैन हो जाता। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ और यहाँ ही पॉइंट लेना, आई कैन चूज़ एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस ट्रांजिशन फेज, इस ट्रांजिशन में कोई भी 2 पॉइंट उठा लूँ, बस उसी के लिहाज से टाइम जो है वो नीचे फॉल करना चाहिए, मेरे पास डेल्टा वी नॉट ओवर टी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ वी नो दैट एनी ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ स्ल्यू रेट, एंड इफ इट इज़ ड्रिवन with a signal having very fast change of output voltage, then the output will not be able to recognize that signal and will start giving us erroneous signal. तो this actually tells us कि op amp के अंदर सिग्नल को हैंडल करने की कैपेबिलिटी बेसिकली क्या है। स्ल्यू रेट हमें बताता है कि op amp कितने फास्ट सिग्नल्स मेजर कर सकता है। ये सारी डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। Okay, so these are some frequency parameters of the operational amplifier. First of all, we will see the gain bandwidth. Please note that the frequency axis as well as the gain axis both are plotted on the log scale. ठीक है, अच्छा, please note that if you are operating any operational amplifier in a lab at a frequency of say 50 kilohertz, this is the normal range of frequency that is used in labs, like 20 kilohertz, 50 kilohertz, 1000 hertz, 100 hertz, 100 kilohertz, ये nominal frequency की ranges हैं which are used in the laboratories. We do not usually go to the gigahertz frequency range in case of op amps, even we do not even go to like above 300 megahertz. See, so what we see is that when we operate the operational amplifier at lower frequencies like 50 hertz, 100 hertz, 200, 500 hertz, 1 kilohertz, it gives us a maximum gain, and if we keep on increasing, the gain remains constant to some extent. However, at some frequency it drops to 70% of the maximum value of gain. थोड़ा सा गेन कम होकर 70% मैक्सिमम वैल्यू का रह जाता है। ठीक है, सो आफ्टर दिस इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, यानी कि मेरा सर्किट वही था, लो फ्रीक्वेंसी पे मुझे सपोज करें वो 10 का गेन दे रहा था, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती गई गेन 10 रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 70% हो गया, यानी तकरीबन 7 वोल्ट के करीब, एंड देन मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती गई, वो गेन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, टू द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट बिकेम इक्वल। ऐसा वोल्टेज आ गया आउटपुट पे कि दोनों इनपुट आउटपुट बराबर हो गए, इट मीन्स इट इज नॉट गिविंग मी एनी गेन एनी मोर। सो the point where the output and the input voltage become equivalent to each other, that frequency is called as the unity gain frequency, because जब output और input एक दूसरे के बराबर हैं, and if I try to find the gain, दोनों जब बराबर होंगे तो क्या होगा, the gain will be 1. So that frequency where V naught equal to V in, that frequency is actually called as the unity gain frequency. Okay, so also what is gain bandwidth? The range of frequencies over which the operational amplifier operates, जिन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज करें ये 0 से लेके सपोज करें ये 1 मेगा का पॉइंट था, ये पूरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बैंडविड्थ कहलाएगी कि जिन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वो वर्क कर सकता है, ये इसकी बेसिकली बैंडविड्थ कहला रही है। सम मोर टर्म्स आर कमिंग अप नेक्स्ट, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, one more thing is
व्हेन वी नॉट इक्वल टू वी इन, तो गेन तो 1 हुआ। मैंने यहाँ गेन को 0 क्यों प्लॉट किया हुआ है? देखिए ये मेरा गेन स्केल है ना, मैंने गेन को 0 क्यों प्लॉट किया जब वी नॉट वी इन के बराबर है? क्योंकि जब वी नॉट वी इन के बराबर है तो गेन की वैल्यू आ जाएगी 1। जब मैं गेन 1 को लॉग में कन्वर्ट करूंगी इस ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, तो लॉग ऑफ 1 क्या होगा? 0। जब भी ये पॉइंट गेन यहाँ पे 0 तो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली इन रियल सिनेरियो ये रियल लाइफ में वी नॉट की वैल्यू वी इन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बिकॉज व्हेन एवर वी नॉट एंड वी इन विल बी इक्वल द गेन विल बी 1. Now converting this 1 gain into log form will give me a 0. Therefore I have plotted a 0 for the gain v not equal to vn. ठीक है. However, now we know that this frequency where the gain is 1 is called as the unity gain frequency. The range of frequencies over which the op amp operate is called the gain bandwidth. Okay, this is the same graph as the previous one. So the frequency at which the maximum gain of the op amp drops to 70% of the maximum value, this frequency is actually called as the cutoff frequency. यानी कि जिस frequency के ऊपर आके गेन previous maximum value का 70% रह जाए वो cutoff frequency कहलाती है. It is usually represented by FC. अच्छा, gain roll off. देखें, I can see here that as the frequency is increasing, the gain is reducing with the increasing frequency. So the reduction in the gain of the op amp with increasing frequency is called as gain roll off in technical terms. Frequency के साथ साथ gain का कम होते जाना टेक्निकल टर्म्स में गेन रोल ऑफ कहलाता है. द रिडक्शन इन द गेन विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड गेन रोल ऑफ. This is a technical term. Reducing of the gain with the frequency is called as gain roll off. This is a circuit of the instrumentation amplifier, which is actually a difference amplifier. It provides us the difference of voltages V1 and V2. We have to find an expression for the output voltage such that we can see the output voltage in terms of the input voltages V1 and V2. So in order to analyze this circuit, whenever you encounter, whenever you come across any op amp based circuit having more than one op amp, it is always feasible to label the op amp as 1, 2 or 3 so that you can easily refer to any op amp while solving it. I have redrawn this circuit on the next slide. Let us see that. So we actually want to see the output voltage in terms of the voltage V2 and the V1. Both of them are acting as the input voltages. Therefore we will not be finding the gain. We will be finding V0 in terms of V2 and V1. Okay, so our technique will be, first of all I will find the output voltage of this op amp in terms of its input. यानी कि output voltage of 1 will be called as V01. मैं इस V01 को V1 के फॉर्म में फाइंड कर लूँगी. Similarly, the output voltage of op amp 2 will be called as V02 and I will find V02 in terms of this V2. यानी V02 को V2 के फॉर्म में फाइंड कर लूँगी. अच्छा, अब यहाँ तक का वोल्टेज आ गया. अगला स्टेप क्या है? Vn3 को V02 की टर्म में फाइंड कर लूँगी और V02 चूँकि इसके टर्म्स में आ गया V2 की, तो इसका मतलब है Vn3 को मैंने V2 की टर्म में फाइंड कर लिया. सिमिलरली Vp3 को मैं V01 के टर्म्स में फाइंड कर लूँ और V01 को मैं पहले ही इनपुट के फॉर्म में ला चुकी हूँ. इसका मतलब है Vp3 अल्टीमेटली विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ V1. फाइनली मैं Vn3 और Vp3 को समहाउ V0 से लिंक करूंगी और फिर V0 की एक्सप्रेशन के अंदर V1 V2 दोनों आ जाएंगे. सो दिस इज द जनरल टेक्निक आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर दैट वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व दिस op amp based instrumentation amplifier. Let us start. अच्छा, the important thing to note is it is me who have labeled all these op amps and have numbered them. Here I can see that Vp1 is equal to V1
यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस काफ़ी लेंदी थी, तो मैंने कुछ स्टेप्स को स्किप करते हुए दरअसल शॉर्ट में काम किया है। आप अपने पुराने पूरे स्टेटमेंट्स लिखिएगा कि हेयर Vp1 इज इक्वल टू V1, Vp1 यहाँ V1 के बराबर भी है, और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से मुझे पता चला है कि Vp1 इज इक्वल टू Vn1। तो Vp1 और Vn1 बेसिकली दोनों बराबर है, और चूंकि Vp1 V1 था तो ये तीनों इक्वल हो गए। सिमिलरली Vp2 हेयर इज इक्वल टू V2, Vp2 यहाँ V2 के बराबर है, एंड यूजिंग द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट Vp2 एंड Vn2 बोथ आर इक्वल, Vp2 Vn2 दोनों बराबर है। सो ये तीनों भी आपस में बराबर हो गए। नाउ मुझे वोल्टेज पता चल गया कि Vp2 V2 भी है और ये Vn2 भी V2 है। Now let us see where this Vn2 is trying to go. This Vn2 is actually appearing at this terminal, यानी कि ये जो Vn2 का टर्मिनल है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। Vn2 Vp2 के बराबर है और V2 के बराबर है। इसका मतलब है अल्टीमेटली ये टर्मिनल V2 के बराबर आ गया, क्योंकि ये बराबर हुआ इससे। Similarly now Vn term is going forward till here, Vn1 यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और मुझे पहले ही पता चल चुका है कि यूजिंग वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट Vn1 एंड Vp1 वर इक्विवेलेंट टू V1, Vp1 V1 V1 Vn1 V1 के बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास अपीयर कर रहा है एक्चुअली में V2, यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली में अपीयर कर रहा है V1। नाउ लेट अस सी फर्दर। आई वांट टू राइट अ करंट इक्वेशन फॉर दिस पार्ट। If I am saying this is Vn2 and this is equivalent to V2, and if I am saying this is V1 equivalent to this is Vn1 equivalent to V1, तो क्या मैं I करंट की इक्वेशन लिख सकती हूँ? I करंट किसके बराबर होगा? Vn2 माइनस Vn1 ओवर Rp। ठीक है, तो मैंने Vn2 और Vn1 के बजाय क्या लिखा है? इनकी वैल्यूज लिख दिया है। Vn2 की जगह मैंने लिख दिया है V2 और Vn की जगह मैंने लिख दिया है V1 ओवर Rp एज इट इज है। अच्छा, यहाँ पे जो करंट था, नाउ वी नो दैट करंट। प्लीज ट्राई टू इंस्पेक्ट वन मोर थिंग कि क्या इस ब्रांच के अंदर कोई करंट है? इज देयर एनी करंट इन दिस ब्रांच? नो। सिमिलरली ये ब्रांच भी ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल से सीरीज में नजर आ रही है। देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच टू। तो अगर यहाँ की ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वाला करंट और इस ब्रांच का करंट बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये तो ऑप एम्प का आर इक्वल टू इन्फिनिटी वाली लाइन है। सो आई कैन से दैट ये जो करंट जा रहा है वो इस करंट के भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं है। सिमिलरली इस लाइन में भी कोई करंट नहीं है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि I इक्वल टू 0 है। इसी वजह से ये वाला जो करंट है वो इस करंट के बराबर भी होगा। वो कैसे होगा? लेट अस सी दैट कि I की वैल्यू मैंने तो फाइंड की V2 माइनस V1 ओवर Rp, ये मैं फाइंड कर चुकी हूँ। इसके अलावा क्या है? यही I करंट बराबर है V02 माइनस V2, V02 माइनस V2 ओवर R के, और ये I करंट इसके भी बराबर है Vn1 माइनस V01 ओवर R। Vn1 की जगह मैंने क्या लिखा है? V1 लिखा है, V1 माइनस V01 ओवर R, ये आ गया। नाउ यूजिंग बोथ दीज इक्वेशंस आई विल बी फाइंडिंग द वैल्यू फॉर V02। इससे मैं V02 निकाल लूंगी, इससे मैं V01 निकाल लूंगी। सो फ्रॉम हियर V02 विल बी I इंटू R प्लस V2, V02 आ गया, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन I इक्वल टू दिस I इंटू R यहाँ चला जाएगा, और फिर ये दोनों टर्म्स उठ के इस साइड पे आ जाएंगी। तो V01 क्या हो जाएगा? V1 माइनस I इंटू R हो जाएगा। इसको सॉल्व साथ में करते जाइएगा, पता चल जाएगा। V01 आ गया V1 माइनस I R के। इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस I ओवर हेयर। ये जो I था V2 V1 के फॉर्म में, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। यही V2 माइनस V1 के फॉर्म में जो आई है, आई विल बी राइटिंग ओवर हेयर एज वेल, ताकि मेरे पास V02 पूरा का पूरा V1 V2 के फॉर्म में आ जाए, V01 पूरा का पूरा V2 V1 के फॉर्म में आ जाए। सो हेयर आई हैव डन द सेम थिंग विच आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। V2 प्लस आई आर था, V2 एज इट इज लिखा, I की वैल्यू V2 माइनस V1 ओवर RP लिख दी, R यहाँ पे आ गया। अच्छा, सिमिलरली V01 मैंने कहा था इट विल बी V1 माइनस I इंटू R। I की वैल्यू मैंने पुट कर दी V2 माइनस V1 ओवर RP इंटू R। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस।
V02 मेरे पास आ गया है इन फॉर्म ऑफ V1 V2, V01 मेरे पास आ गया है इन फॉर्म ऑफ V1 V2, दोनों के दोनों मेरे पास V01 V02 अवेलेबल है। नाउ कम टू दिस पॉइंट VP3। इस VP3 पॉइंट को देखने से पहले आप इसकी डायग्राम बाय मिस्टेक अगले पेज पे पुट हो गई है, वो ज़रा देखिएगा कि ये जो VP3 है क्या इसके इस पॉइंट के अंदर कोई करंट है। यहाँ कोई करंट नहीं है क्योंकि RI इन्फिनिटी है। तो अब अगर मैं देखूं तो V01 एक तरह से सप्लाई वोल्टेज का काम कर रहा है फॉर दिस रेजिस्टर, फॉर दिस VP3 एंड फॉर दिस R, अज्यूमिंग कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मौजूद। क्यों? क्योंकि ऑप एम्प का इनपुट करंट 0 होता है। सो आई कैन से दैट VP3 निकालने के लिए मैं वोल्टेज डिवाइडर लगा सकती हूँ। वो क्या कि V01 इंटू R डिवाइड बाय R प्लस R, ये VP3 की इक्वेशन आ गई। V01 इंटू R डिवाइड बाय R प्लस R, जो दैट कैन बी सिंप्लीफाइड टू V01 ओवर 2, R डिवाइड बाय 2R होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ आई सी दैट VP3 इज इन फॉर्म ऑफ V01, इसके फॉर्म में आ गई। अगर इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ V01 इन दिस इक्वेशन तो सो आई विल गेट VP3 इन फॉर्म्स ऑफ V01 एंड V1। Here I am putting the value of V01, 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया। V01 की ये वाली इक्वेशन है जो मैंने भी फाइंड की थी, V1 माइनस V2 माइनस V1 R इंटू R ओवर RP, ये मैंने यहाँ पे फाइंड करके लिख दी। एंड आई हैव सिंपली मल्टीप्लाइड द टू टर्म इनसाइड इन द डिनोमिनेटर, 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी VP3 की इक्वेशन मेरे पास आ गई। अगले स्टेप में चलते हैं। वी हैव ट्राइड टू फाइंड VP3 इन टर्म्स ऑफ V01 which already was in form of V1 and V2, तो मुझे अब VP3 V1 V2 की फॉर्म में मिल चुका है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 representing the same thing. Now let us try to find VN3. Important to note is we cannot apply voltage divider over here because for voltage divider one of the supply side one of the side of the resistor should be connected to a supply and the next terminal of the resistor should be connected to a ground. Here the condition is not so. V02 तो यहाँ चले VN3 से मिला हुआ है और यहाँ पे अंदर कोई करंट नहीं है, बट द थिंग इज द अदर टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर इज नॉट ग्राउंड बट इट इज at some high voltage having a value of V0. So this means we cannot apply voltage divider rule over here. यहाँ पे voltage divider rule लगेगा, कुछ और लेगा। Let us see that. I have actually drawn this portion of the op amp clearly over here. नाउ यू कैन सी, मैंने जो वहाँ आपको बताया था कि सपोज करें यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो टाइम बीइंग के लिए मैंने इस वाली लाइन को हटा दिया है और मैंने V0 की इक्वेशन को क्या किया है, कहा कि VP3 मुझे चाहिए, वो कैसे मिलेगा, V01 सप्लाई का काम कर ले, मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। सो VP3 वॉज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस पेज। VN3 के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिंस दिस टर्मिनल इज नॉट ग्राउंडेड वी कैनॉट अप्लाई द voltage divider rule. Therefore I choose I1 to flow through this current, I choose I2 to flow through this resistor. ठीक है, I1 current is going toward the node, I2 current is going away from the node. We can apply the KCL at node VN3 and knowing that the input current to the op amp is infinity, we are not considering its any current. मैंने सिर्फ VN3 node के ऊपर I1 I2 current को ही लिए, here they are. Now I can write an equation of Ohm's law for I1 that will be V02 minus VN3 over R, ये लिखा हुआ है। Similarly I can write an expression of Ohm's law for I2 that will be VN3 minus V0 over R, here it is। ठीक है, I can cancel out both the R terms easily and I can collect all VN3 terms on one side। मैंने यहाँ पे इसको साइड पे करके VN3 को कर लिया, V0 को दूसरे साइड पे ले गई, यूँ हो गया। अच्छा, now I have VN3 in terms of V02 and V0. Let us put down the value of V02 that we calculated in equation number 3 or 4. मैंने 1/2 को बाहर निकाल लिया, V0 को एज इट इज रखा, V02 की जो भी वैल्यू है V2 V1 की फॉर्म में आई हैव इंसर्टेड दैट वैल्यू। ओपन द ब्रैकेट, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, V0/2 आ जाएगा, V2/2 प्लस दिस फैक्टर अपॉन 2। सही है। सो नाउ यूजिंग वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट कैन वी सी दैट VP3 एंड VN3 विल बी इक्विवेलेंट, दोनों बराबर होंगे, होने भी चाहिए। VP3 VN3 बराबर है, तो
वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से Vp3 Vn3 जब बराबर हुए तो दोनों की अब आप इक्वेशंस पुट कर दें। Vp3 V1 की फॉर्म में, V2 की फॉर्म में ये है, Vn3 V0 और V2 और V1 की फॉर्म में ये है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस रेशियो V0, मुझे ये V0 चाहिए बेसिकली। सो आई विल बी मूविंग ऑल द components to the other side, and at the same time, since I can note that the term 2 is present in the denominator of all terms, it can easily be cancelled out। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, आप इसको यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। मैंने चूंकि since I have to collect V0 separately, I will be moving this V2 on this side and V2 minus V1 on this side। मैं दोनों को यहाँ ले जाऊंगी तो ये भी माइनस में चला जाएगा और ये फैक्टर भी माइनस में चला जाएगा। तो V1 माइनस V2 माइनस V1, ये आ गया ओवर R ओवर RP, प्लस V0 एज इट इज रहा, 2 जो है वो कैंसिल हो चुका है। अच्छा, इस साइड पे मैंने क्या किया, V2 प्लस V2 माइनस V1 इसको यहाँ पर ले आया आप। ठीक है, ये आपका V2 माइनस V1 को भी मैं इसी साइड पे ले गई, माइनस में चला गया इनफैक्ट। ठीक है ना, दोनों को मैं इसी साइड पे ले गई, V0 को मैंने सेपरेट आउट कर दिया। ओके फाइन। इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन मूव दिस नेगेटिव साइन इनसाइड द ब्रैकेट। तो क्या होगा, ये V1 माइनस V2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस V2 और प्लस V1 बन जाएगी टर्म, माइनस V2 प्लस V1। ठीक है, नाउ V1 माइनस V2 को आप ज़रा कॉमन निकाल लें तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस 2R ओवर RP, यही निकलेगा। ठीक है, तो जब आपने K को अज्यूम कर लिया, 1 प्लस 2R ओवर RP को अगर आप कांस्टेंट ले लें कि ये K है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा V0 इज इक्वल टू K टाइम्स 2R ओवर RP, K टाइम्स 1 प्लस 2R ओवर RP, K टाइम्स V1 माइनस V2, क्योंकि K की अपनी वैल्यू जो है वो 1 प्लस 2R ओवर RP है, V1 माइनस V2 मैंने एज इट इज लिख दिया। तो एक कांस्टेंट थी इसमें सारी चीज़ें, रजिस्टर की वैल्यूज, इसको मैंने एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, V1 माइनस V2 इससे भी कॉमन निकाल लें, इससे भी कॉमन निकाल लें, आपके पास टर्म क्या बनेगी, 1 प्लस 2R ओवर RP, ये बन जाएगी टर्म इस साइड पे। तो 1 प्लस 2R ओवर RP मल्टीप्लाई बाई V1 माइनस V2 फाइनल एक्सप्रेशन बन रही है। 2R ओवर RP को आपने ये करना है कि कांस्टेंट से रिप्लेस करा देना है K से, और फिर K वैसे ही लिखा रहा, V1 माइनस V2 आ गया। सो दिस इज हाउ वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। Now we are going to start our numerical question. If you have understood the previous lectures regarding the regarding the inverting amplifier, then this circuit will be very much easy for you. In fact, I will be going through all the numericals which are simple very quickly, so that we can finish the numericals today in just one lecture. देखिए, this is a simple inverting amplifier। यही आपने किया कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल 0 था, आपने Vp को 0 रखा। ठीक है, आपने Vp को 0 रखा, आपने कहा वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट है, Vp Vn बराबर होंगे, तो Vp Vn दोनों बराबर हो गए, किसके बराबर हो गए, 0 हो गए। मैंने लिख दिया कि करंट्स I1 I2 मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो R1 और RF से फ्लो कर रहे हैं। अगेन मैंने इसमें यहाँ डायग्राम नहीं बनाई हुई, या तो डायग्राम अगले पेज पे होनी चाहिए, वरना यहीं पेस्टेड होनी चाहिए। मैंने I1 करंट 20 किलो ओम से चूज़ किया है, I2 करंट 250 किलो ओम से चूज़ किया है। I1 करंट क्या होगा, इट विल बी V1 माइनस Vn डिवाइड बाई 20 किलो ओम, यही किया है, V1 माइनस Vn ओवर 20 किलो ओम। Vn 0 था तो मेरे पास V1 ओवर R1 बन गई। प्लीज़ नोट दैट वेन एवर यू आर गिवन एनी न्यूमेरिकल, यू हैव टू परफॉर्म द फुल डेरिवेशन एंड पुट योर आंसर्स एट द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो I1 अभी मेरे पास V1 माइनस 0 ओवर R1 आ रहा है। सिमिलरली इफ आई एम चूजिंग दिस डायरेक्शन फॉर द करंट, it will give me Vn माइनस V0 ओवर 250 किलो ओम, जो कि RF है। सही, तो अब आप क्या करेंगे, सिंस Vn इज अगेन 0, आई विल बी राइटिंग V0 माइनस, सो I2 current is actually Vn minus
V0 over this 250 kilo ohm, and Vn will be 0. We will be left with this equation. Similar to the previous case, we will be applying KCL over here as is shown on the next slide. So we have applied KCL at node Vn as Ri is equal to infinity. Therefore current I1 and I2 will be the only currents at this node. मैंने I1 को प्लस ले लिया, I2 को माइनस ले लिया. I2 was going away from the node. Of course, similar to the previous case, you can choose any direction, but please apply KCL correctly. I1 I2 मैंने दोनों बेसिकली पुट कर दिए, पूरी एक्सप्रेशन निकाल ली. एंड में मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई V0 ओवर V1 की RF ओवर R1. आई प्लेस्ड इन द वैल्यू ऑफ RF एंड R1. मैंने वैल्यू पुट की. इन्होंने मुझसे they haven't asked us to calculate the gain, they have asked us to calculate the voltage. Please note that in the previous circuit diagram the value of V1 is already given, which is 1.5. So next step में मैंने क्या किया, RF over R1 लिख के V1 की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया. This is the value of V0 which I have obtained from my analysis. Okay, so now we are going to see numerical number 2 of the op amp, and if you notice, this is the circuit of a non-inverting amplifier. Here I have done all the labeling. We have to find the value of the output voltage when the input voltage V1 is given to be minus 0.3 volt. All the analysis of the circuit has already been done earlier. We can see Vp जो है वो V1 के बराबर है, यहाँ Vp V1 के बराबर है. वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से Vp Vn दोनों बराबर हो गए, और Vp की जो वैल्यू V1 थी वो Vn की वैल्यू भी हो गई. दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन दिस. Let us assume that currents I1 and I2 are flowing through the circuit, are flowing through the resistance RF and R1 respectively. मैंने बता दिया कि I1 I2 यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, और I2 क्या होगा, that will be Vn minus 0 over 12 किलो ओम. ये रहा ओवर 12 किलो ओम. R1 की जो भी वैल्यू है मैंने फिलहाल सिम्बॉलिकली लिख दिया है इसे. और Vn की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, Vn इज V1, तो यहाँ V1 ओवर R1 आ गया. I1 will be V0 minus Vn over RF, V0 minus Vn over RF, and here Vn again is not 0, its value is V1, तो मैंने यहाँ यही रिप्लेस कर दिया है. You can see that I am going quite fast for these numericals because the complete analysis of these circuits have been done. Just it is given here with the numerical values, and it will be very easy to solve with you. I hope it will be easy for you to solve. So now after doing the currents, I have applied the KCL on node Vn, assuming that the input current, keeping in mind that the input current of the op amp is 0 because Ri equal to infinity. I1 I2 currents जो है वो बराबर हो गए, दोनों की वैल्यूज पुट करें. यहाँ मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, I1 की I2 की जगह, I2 की I1 की जगह, doesn't matter, we had to equate them. And simply you have to do the complete derivation to find the ratio V0 over V1. ये हम derivation भी कर चुके हैं previously, ठीक है. V0 over V1 हम जो है वो फाइंड कर लेंगे. V0 over V1 फाइंड करने के बाद we have the value of RF, we have the value of R1, we will be putting in that value, and finally we will be multiplying with the given value of V1, which was minus 0.3, to get the value of the output voltage, which is a minus 1.2 volt per volt. Okay, this is one mistake, it should be volt only. Now let us start solving question number 3. Here V0 is to be calculated for 3 different inputs which are given, V1, V2 and V3. It is also given that the value of the feedback resistance is 68 kilo ohm. Again I have labeled everything on the circuit diagram. I have labeled Vp, Vn, I have labeled the currents which I have assumed. Okay, here I have mentioned it as inverting amplifier because please note one thing, this polarity was given wrong in the book.
क्योंकि समिंग एम्पलीफायर में कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर नहीं होता। ये साइंस जो है वो यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, मैंने ये करेक्ट साइंस के साथ यहाँ बनाया है, मैंने इसी को रेफर किया है, प्लीज नोट इट वेरी क्लियरली। हियर द वीपी इज 0, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज 0 है। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट से वीपी वीएन बराबर आ गए, और चूंकि वीपी वॉज 0 देयरफॉर वीएन इज ऑल्सो 0। Now I've assumed that I1 and I2, I3 are flowing through R1, R2, R3, and IF current is flowing through RF. It is all written here. For I1, the current equation will be V1 minus Vn over R1, V1 minus Vn over R1. I've placed in the value of V1, which is given 0.2 over 33 kilo ohm, R1 की value है. Similarly, I2 will be V2 minus Vn over R2, V2 minus Vn over R2, where Vn is 0. Already we have seen. I have placed in the value of V2 and R2 minus 0.5 and 22 kilo ohm. In the next step, I will be putting in the value of current I3. मैं यहाँ I3 लिखना भूल गई हूँ. So now I3 will be V3 minus Vn over R3. Oh, I3 is written here. ठीक है. I3 again I have placed in the value of V3 as 0.8 and the R3 resistance is 12 kilo ohm. IF current will be Vn minus V0 over RF, Vn minus V0 over RF. I have placed in all the values. Now again considering that the input current of the op amp is 0 because Ri is equal to infinity, we can apply the KCL at this node, and we can see that 3 currents are going toward the node, which are I1, I2 and I3, and one current is going away, which is IF. It will be having a different sign. So we will have this equation of the KCL at the terminal Vn. After putting the equations of all the currents and putting all the values, we get this equation for V0, and solving it, and with all the input voltages given, we find this value of V0 to be minus 3.39. It's almost around minus 3.4 volt. This is our third question done. Now we are going to do numerical number 4. Since it is a long numerical, I will be giving it as a supplementary problem. Don't be scared of this circuit, because if you try to observe this circuit, though looks different, but it is actually combination of 3 small circuits. देखें, ये यहाँ पे समिंग एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर है, एंड इफ यू कैन सी दिस इज अगेन अ समिंग एम्पलीफायर. All these terminals were not given in the question. ये Vn है, Vp है, Vp है, Vn है. All this was not given in the question. All these currents were not given in the question. It is me who have labeled them all. These numbers 1, 2, 3 to the op amps are also given by me. ये सारी labeling मैंने की है. So it means that whenever you will be given such a question to solve in paper, you also have to do such kind of labeling in your solution circuit. Right? Now let us continue. Here I can either start my calculations from op amp 1, or I can start with 2. I think that 2 seems to be more easy. I am starting from here. If you can see, minus 20 millivolt and Vp2, they are same. Vp2 की value इस circuit में minus 20 millivolt है. And using the virtual short circuit concept, Vp2 and Vn2 will be equal. ये दोनों बराबर होंगे, और Vn2 is shorted with V02. इसका मतलब है Vn2 and V02 have the same value. So now Vp2, Vn2, V02 all are equivalent to minus 20 millivolt. Please see the derivation of the unity gain amplifier. Vp2 Vn2 के बराबर है, Vn2 V02 के बराबर है, और अब ये तीनों बराबर हो गए किसके? minus 20 millivolt के. तो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2 आ गया, V02. Let us see that. The same analysis which I set is written over here कि Vp2 minus 20 था, Vp2 Vn2 V02 minus 20 millivolt आ गए. Now let us go to op amp number 1.
You can see that Vp1 here is 0. जब Vp1 0 होगा तो so Vn will also N1 will also be 0 using the virtual short circuit concept. ये 0 हो गया. Now I have mentioned that all the currents, resistors, node voltages are labeled on the circuit diagram. So I1 current will be 25 millivolt minus Vn over 50 kilo ohm. यही आ गया 25 millivolt minus Vn1 over 15 kilo ohm. As we can see that Vn1 is 0. Vn1 यहाँ पे 0 है, तो I am left with 25 millivolt over 15 kilo ohm. This gives me I1 as 1.66 microampere. In the same manner, by applying Ohm's law, I can find an equation for I2, and it will be 20 millivolt minus Vn1 divided by 30 kilo ohm is equal to I2. Let us see that in the next slide. अच्छा, here I have mentioned I1 again, doesn't matter. I2 क्या होगा 20 millivolt minus Vn1 minus 20 millivolt minus Vn1 over 30 kilo ohm. मेरे पास ये वैल्यूज आ गई. करंट जो है मेरे पास आ गया यहाँ पे माइनस 0.66 माइक्रो एम्पेयर. I3 current will be Vn1 minus V01 over 600 kilo ohm. Vn1 minus V01 over 600 kilo ohm. Instead of Vn1, I have written directly 0 because I know that Vn1 will be 0 because of Vp1, which is 0. So here I got the equation for I3. After this, I will be applying a KCL at node Vn1. It will give me that I1, I2 are the two currents going toward the node and I3 is the current going away from the node. यहाँ पे ये आ गया. I have placed the value of all the currents with their signs. ये सब यहाँ पे आ गया. And after putting in the values, after multiplying the 600 kilo ohm on the other side, I find the value of V01 as minus 0.6 volt. Please note that V01 is this voltage. This is not my final voltage. I have to find V0. So now we have V01, which is minus 0.6 volt. And now we already calculated first the value of V02, which was minus 20 millivolt. I simply have mentioned that value here again. We have to now find V0 with the help of V01 and V02. I4 current will be V01 minus Vn3 over 30 kilo ohm. Now what this Vn3 will be, since Vp3 here is 0, Vn3 will also be 0 because of the virtual short circuit. So I can say that V01 minus Vn3 over 30 kilo ohm, this will be I4, and V02 minus Vn3 over 15 kilo ohm will be I5. The same is represented in the next slide. यहाँ पे I4 मेरे पास आ गया V01 minus Vn3, V01 minus Vn3. Please note Vn3 0 है, V01 we calculated in the previous slide was minus 0.6. ये आ गया. This gives us I4 as minus 20 microampere. Similarly, V02 minus Vn3 over 15k gives me I5. Vn3 is 0. I am left with I5 as minus 1.33 microampere. I6 will be Vn3 minus V0. I6 will be Vn3 minus V0 over 300 kilo ohm. और V0 क्या आ गया आपके पास? V0 अभी हमारे पास given नहीं है. We have to find that. We will be applying KCL at Vn3. यहाँ पे मैंने mention नहीं किया. It is better that you write that the input resistance of the op amp is infinity, therefore the input current is 0. Therefore we are applying KCL at the node Vn3. यहाँ पे Vn3 पे आप apply करेंगे. I will get I4 plus I5 equal to I6. ये इसके बराबर आ जाएगा. Putting all the values, we only have one unknown value, which is V0, and we will find it as and we have found it as 6.4 volt. I think the numerical looked complex, but it is not.